Hello everyone, welcome back to this D&D series, which is डेली न्यूज डाइजेस्ट। तो हम यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, तो आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज के द हिंदू में आए। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। एज यू कैन सी द फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू दिस IMF's ग्रोथ प्रोजेक्शन। तो ये इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम इसको देखें तो GS3 में हम इसको रखेंगे। और इसमें जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यहाँ मेंशन, तो ये कौन रिलीज करता है? जैसे यहाँ लिखा हुआ IMF रिलीज करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में पहले भी आए हुए हैं। तो एक तो पहली चीज ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, इसने इंडिया के लिए ग्रोथ क्या प्रोजेक्ट की है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और इसमें यहाँ पर तीन जैसे ग्रोथ के पॉइंटर्स मेंशन हैं। जो 2023 में ग्रोथ रही वो 8.2 रही, 8.2% GDP ग्रोथ। एंड 2024 एंड 25 के लिए 7% एंड 6.5% ये प्रोजेक्शन है। तो इस टाइप के प्रोजेक्शन हम आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक दो आर्ग्यूमेंट्स मेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि व्हाई द ग्रोथ वाज हाई इन ईयर 2023। तो ये जो अक्यूमुलेटेड डिमांड थी ड्यू टू ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड, उसकी वजह से एकदम से आप देखोगे कि इसका इंक्रीज हुआ था इकोनॉमिक ग्रोथ का। और अगेन वो जो है वो जो ट्रांजिशन फेज है वो ओवर हो गया, और उसकी वजह से जो अर्ली डिमांड जो ट्रेजेक्टरी थी वो वापस से कंटिन्यू हो रही है। तो ये यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा आप देखो कि ग्लोबल इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये डिक्रीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। यहाँ आप देखोगे एक दो टर्म मेंशन है। फर्स्ट इज दिस डिस इन्फ्लेशनरी प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या होती है, स्टूडेंट को रीड करना चाहिए। बाकी डाटा यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसके अलावा IMF ने ऑल्सो आइडेंटिफाई किया है दिस ग्रोइंग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्क फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी होती क्या है, प्रोटेक्शनिज्म होते क्या है, और ट्रेड में ये किस टाइप से किन किन तरीकों से कंट्रीज अप्लाई करती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क है। इसके बारे में आप स्टूडेंट को रीड करना चाहिए। इसमें मेंस का क्वेश्चन या मेंस पे इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कन्हैया सर, जो जी सर। प्रोक्ट ये जो आपने बताया था प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, तो ये वही होती है ना जो कंपनीज टैरिफ लगाती है, नॉन बैरियर, जो या सैनिटरी नॉन फाइटो सैनिटरी का जो यूज करती है यूरोपियन यूनियन, यही सारी होती है ताकि वो अपने इंपोर्ट को रिड्यूस कर सके, है ना। यस सर। डोमेस्टिक ये करने के लिए ये ओके। यस सर, ये जैसे टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, जैसे आपने बताया। तो इस टाइप के जो बैरियर्स हैं इसके कारण हम कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम इसको ग्लोबलाइज होने से रोक रहे हैं। तो वो वाले जो इश्यूज हैं, इसमें हम लिबरल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सर कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी अफेक्ट करती है। तो इस और ये एक रिसेंटली सर पोटेंशियल। ये ट्रेंड बढ़ा जी भी सर। है। रिसेंटली ये ट्रेंड यस सर। बढ़ा है ना। अमेरिका फर्स्ट का जो टैगलाइन चला था यूएस में, इवन यूरोपियन यूनियन में भी चल रहा है, चाइना की तरफ से। और मतलब ये हो रहा है धीरे धीरे। ओके यस सर। सर। यस सर, राइटली सेड सर। ये अभी ज्यादा देखा गया है, तो इसीलिए IMF ने इसको वन ऑफ द पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई किया है फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है सर। अ, इस आर्टिकल के अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल है अच्छा, इसमें एक और ऐसे चीज है। क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ आए हैं पिछले यस सालों सर। में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रिपोर्ट्स पे सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो IMF की रिपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। आई विल शो यू। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स देख सकते हैं, 2014 की प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जिसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की हम बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में। ये डायरेक्टली पूछा है कि कौन निकालता है, इसका आंसर होगा IMF। तो जो रिपोर्ट्स होती हैं और इंडेक्स होते हैं, इसमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कौन रिलीज करता है। तो ये स्टूडेंट को याद रखना चाहिए इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है द हिंदू से ही है। इसमें इंडिया फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च विद एडवांस आर्म्स। तो इसमें स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूक्लियर सबमरीन क्या होता है, डिफेंस में हम इसको रखेंगे तो GS3 में हम इसको पुट करेंगे। और न्यूक्लियर सबमरीन होती क्या है, इंडिया ने कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की है, इंडिया के पास प्रेजेंटली एक्टिव कौन कौन सी जो सर्विस में है, कौन कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन है,
और टोटल जैसे फॉर एग्जांपल फोर्थ बोल रहा है, मतलब 4 न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास हैं। हम देखेंगे इस आर्टिकल में कि उसमें से एक्टिव कितनी है जो आप देखोगे जो सी ट्रायल के अंडर में है, और कितनी है जो अभी जस्ट डेवलप हुई है। तो फर्स्ट जो ये मेंशन कर रहा है कि S4 जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुई है फ्रॉम द शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम। तो ये फोर्थ सबमरीन है। इसके अलावा जो सबमरीन है यहाँ पर आगे जाके देखोगे इसमें मेंशन है आर्टिकल में, जो टू करंटली जो एक्टिव है उसमें है INS अरिहंत एंड द सेकंड वन इज INS अरिघाट। तो ये दो हैं जो अभी एक्टिव हैं। उसके बाद थर्ड जो है अरिधमान जो है S4, ये करंटली अभी सी ट्रायल हो रहा है इसका। तो इट विल बी एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन इनटू सर्विस नेक्स्ट ईयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर सबमरीन होती क्या है ये स्टूडेंट्स को रीड करना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखोगे कि नई सबमरीन जो है उसमें हम जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं SLBM, उसकी रेंज पे भी वर्क कर रहे हैं कि हम उस पे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स भी हम उस पे इट कैन कैरी द SLBM K4 मिसाइल्स विच हैव दिस रेंज ऑफ 3500 किलोमीटर्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एंड इट इज अ काइंड ऑफ डिटरेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस विच कंट्री शुड हैव इन दिस एरा ऑफ दिस वॉर। आप देख रहे हो कि जैसे नेबरहुड में इतनी थ्रेट्स हैं इंडिया को, इसके साथ साथ वर्ल्ड में इतने सारे वॉर्स चल रहे हैं, इतनी इनस्टेबिलिटी है। सो कंसिडरिंग द सिक्योरिटी नीड्स एंड टू क्रिएट अ डिटरेंस, सो दैट द इंडिया कैन स्टॉप फ्यूचर वॉर्स और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उसके लिए सर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो स्टूडेंट्स को नोट डाउन करना चाहिए। तो आज के दो आर्टिकल्स में इतने ही पॉइंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट है। नाउ आई थिंक गौरव सर शुड कंटिन्यू द डिस्कशन। थैंक यू सर। आज एक आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एक्सप्रेस से। तो दिस इज रिगार्डिंग ये जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाला है फॉर द CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो ये इससे रिलेटेड है। तो ये इसमें 4-5 टेक अवेज हैं। कुछ जो अंतर की रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है वो भी मैं बता दूंगा। तो पहला है, ये कहाँ होने जा रहा है, लाइक इट इज़ ए कोलंबियन सिटी ऑफ कैली। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये स्टेटमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज लाइक दिस इज COP16 एंड COP15 happened in the Montreal and that was landmark। क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था दैट टॉक्ड अबाउट प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी। तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि दिस इज COP16 ये है। और COP15 जो हुआ था, क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जहाँ पे आया था, वो कहाँ पे हुआ था, दैट हैपेंड इन द COP15 and they were like a Kunming Montreal Global Biodiversity Framework that was conducted at that conference. So it become very important। एंड व्हाट वाज लाइक आउटकम ऑफ दैट क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो उसमें ये आया था कि एक 30x30 टारगेट सेट किया गया था कि एटलीस्ट 2030 तक हमको 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड्स एंड ओशंस, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज को कंजर्वेशन के अंदर लाना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट आ सकता है। देन देयर इज ए इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस इज लाइक बायोडाइवर्सिटी अपने आप में होता क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैसे स्पीसीज लेवल का हो सकता है, जेनेटिक लेवल का हो सकता है। we often hear the term like alpha diversity, beta diversity, gamma diversity, ये क्या होता है। तो स्टूडेंट शुड नोट, ये इसमें दिया नहीं है, मैंने आपको स्पेशली बता दिया है। देन देयर इज लाइक एक यहाँ पे एक पैराडॉक्स है कि ये जो दिस बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज आर इंटरलिंक्ड। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी aids and like so magnifies the environmental pollution load also, and other part की environmental loss जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बायोडाइवर्सिटी को भी अफेक्ट कर रहा है। तो दो both these things in climate crisis and biodiversity are interlinked with each other। तो this thing can be like written in your like मेंस पेपर। फिर यही 13 to 30 की बात है। और ये जो ट्यूनिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, which target is replaced, तो it replaced the Aichi targets। Aichi targets एक था, तो you can note about that, आप जाके पढ़िए कि Aichi targets क्या होता था। and then apart from this it's like इसमें कुछ नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज और एक्शन प्लान्स हैं जो बात की गई थी। एवरी नेशन विल सबमिट दोज, लाइक जो INDCs की बात होती है, जो हम UNFCCs में जाते हैं तो वहाँ INDCs की बात होती है, तो इस तरह से इसमें NBSAPs की बात हो रही है। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। Other thing important is like in the previous COP, there was also one treaty concluded that was like PBNJ।
बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, ये ओशंस की, हाई ओशंस की बात थी। हाई ओशंस आर आल्सो लाइक बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज, एंड द कंसेंसस वाज ऑन द प्रिजर्विंग दोज एरियाज, ठीक है, लाइक नेशनल पार्क्स वगैरह जैसे होते हैं लैंड पे, consensus was reached so that a sort of arrangement can also be made in high oceans also, तो BBJN इसकी बात करता था, ठीक है। Then there is a like mentioning of Nagoya Protocol. What is like Nagoya Protocol? When it was reached in 2010, it was reached. What were like its mandate क्या था Nagoya Protocol का? They should know about like shared and benefit, एक access benefit and shared benefit की बात करते थे वो। तो वो नगोया प्रोटोकॉल दे कैन नो, एंड अपार्ट फ्रॉम नगोया प्रोटोकॉल एक कार्टेगना प्रोटोकॉल भी था। तो दे कैन नो अबाउट इट। देयर इज सो मच इन दिस आर्टिकल, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर योर प्रीलिम्स आल्सो, इट कैन यूटिलाइज फॉर योर मेंस GS पेपर 3 आल्सो। देयर इज सो मच इन दिस, एंड देयर इज आल्सो लाइक मेंशनिंग ऑफ लाइक कि क्लाइमेट फाइनेंस जिस तरह से होता है वैसे ही बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करने के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत होगी, एंड डेवलप्ड नेशन नीड टू कम फॉरवर्ड। So this sort of thing can be like written in your mains paper also. So this is like all together basic snapshot of this article. सर इसमें स्टूडेंट को एक और वो रीड करना चाहिए, इसका सिस्टर कन्वेंशन जैसे हम आपने बताया सर, UNCBD, ऐसे ही UNF हाँ ट्रिपल सी यहाँ मेंशन है, ऐसे UNCCD भी है सर, जो टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन आई थिंक, हाँ, वो कॉम्बाट भी एक डिसर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट पार्ट है। हो जाता है। जी 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 जी, और और सर ये क्वेश्चन इसमें किस टाइप से बन सकते हैं सर, आपको बता सकते हैं उसमें? क्वेश्चन देखिए सर, एक तो ये 2023 में ही क्वेश्चन आया है, लाइक इंडिया में जो ये जो बायोडाइवर्सिटी आया, तो इंडिया ने एक अपना भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक फ्रेमवर्क डेवलप किया हुआ है। उसके उसके अंदर हम बहुत एक सेंट्रल लेवल का है, स्टेट लेवल का है, फिर इनफैक्ट इट गोज डाउन टू पंचायत लेवल आल्सो। तो इन इंडिया द ये 23 का क्वेश्चन, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट और कमिटीज जो BMCs होते हैं, वो लोकल लेवल्स पे होते हैं, तो उनकी बात की गई है। और बायो ये नगोया प्रोटोकॉल से बोल रहा है कि इमिनेट होता है, तो वन शुड कैन नो अबाउट द नगोया प्रोटोकॉल का क्या क्या मैंडेट है, तो वो जाना जा सकता है। एंड देयर इज लाइक क्वेश्चन ऑन लाइक इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन IPCC, ये भी 23 का क्वेश्चन है। प्रिडिक्टेड ग्लोबल सी राइज ऑफ बाई 1 मीटर बाई 2000, तो इस पे इंडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो डायरेक्टली वी कैन से दैट बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है इससे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये अभी जो हम BBJN की बात कर रहे थे, बायो हाई सीज की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो इससे भी लिंक्ड है। तो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, एंड लाइक ये जो अभी 15 कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, उससे क्या 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 उसके मैंडेट्स हुए, क्या क्या कंसेंसस रीच हुआ, उस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। So this is all from my side. Now I'll invite Manish sir to carry forward this discussion. The very first article I'm going to discuss is talking about the global companies that are going to acquire nuclear power for their sustenance, or you can say कि for their operation. तो इसमें बात कर रहा है why the are big tech companies such as Google scouting for nuclear power. तो इसमें जो मेन टेक अवे है कि ये क्यों कर रही है, इसके पीछे जो लॉजिक इन लोगों ने दिया है कि जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, दे डिमांड लॉट्स ऑफ पावर, और बिकॉज ऑफ दैट देयर पावर का जो ये है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है, दैट इज इंक्रीजिंग. फॉर एग्जाम्पल गूगल का जो 2023 की बात करें तो 30% इंक्रीज हुआ ग्रीन हाउस गैस इमिशन में. और दूसरा ये है कि न्यूक्लियर पावर पावर इज अवेलेबल अराउंड द क्लॉक, मतलब 24 आवर अवेलेबल होता है. दैट इज नॉट द केस विद द सोलर एनर्जी. तो यहाँ पे ये ज्यादा प्रैक्टिकल है. अलॉन्ग विद दैट देयर इज दे आर गोइंग आफ्टर अ स्मॉल एसएमआर के पीछे जा रहे हैं, जो छोटे लेवल के न्यूक्लियर पावर के ये होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं. तो बिकॉज वाई दे आर गोइंग आफ्टर दैट, बिकॉज दे आर कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड कैन फंक्शन इन एरिया, स्मॉल एरिया में फंक्शन कर सकते हैं, तो दैट इज विएबल. तो इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी है कि क्या जो हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, इज इट टोटली क्लीन और नॉट, तो ये डिबेटेबल है. बट स्टिल वी हैव सर्टेन इंसिडेंट्स, सर्टेन एक्सीडेंट्स, बिकॉज ऑफ दैट जो हमें रेपुटेशन की यहाँ पे स्टेक पे न्यूक्लियर पावर का. फॉर एग्जांपल चेरनोबिल में हुआ था जो एक्सप्लोजन, देन आफ्टर फुकुशिमा में हुआ था, देन आफ्टर 3 माइल्स आइसलैंड USA में हुआ था. So because of all these reasons, environmentalists are against the, incorporation of nuclear, small scale nuclear power in residential और हाई रिस्क जोन एरिया की बात करते हैं. तो फिर यहाँ पे एक बात आता है कि
कि व्हाट इज द स्टेक ऑफ यूएस गवर्नमेंट। तो यूएस गवर्नमेंट का क्या है कि दे आर सेइंग कि दीज आर स्मॉल एंड दीज आर डुएबल, प्रैक्टिकल है, तो हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड एज रशिया एंड चाइना इज गोइंग आफ्टर न्यूक्लियर पावर, तो यूएस शुड मेंटेन इट्स प्रोमिनेंट पोजीशन इन दैट एंड इट शुड सपोर्ट इट, है ना। तो यही बेसिक टेक अवे है इस आर्टिकल का, कि व्हाई बिग कंपनीज आर गोइंग आफ्टर इट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट मे बी एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर पावर। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। दूसरा आर्टिकल है, इट इज टॉकिंग अबाउट द ब्रिक्स समिट जो हो रहा है, ये कजन सर जो आपका ये कजन फर्स्ट सिटी है। आर्टिकल है, इसमें एक और हाँ इशू जी। मुझे लगता है स्टूडेंट्स को सर प्रिपेयर करना चाहिए, कि जैसे हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाय दी प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट होल्डर्स। आप यस यस। देखोगे कि सर गवर्नमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट्स हैं उसके अंडर में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। हमने भोपाल भोपाल गैस ट्रेजेडी में देखा है कि प्राइवेट कंपनी से अकाउंटेबिलिटी निकालना, सेफ्टी मेजर्स और वो सब चीजें बड़ा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सर इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें एनालिटिकल, कि प्राइवेट बिल्कुल आ सकता कंपनीज है। जो व्हाट आर द न्यूक्लियर पावर। चैलेंजेस, चैलेंजेस पूछ यस सर। सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इज एसोसिएटेड अगर हम ट्रांसफर करते हैं न्यूक्लियर पावर का जो ऑपरेशन है प्राइवेट कंपनीज को, उसके बिल्कुल आ सकता है सर। इंडिया में तो मतलब न्यूक्लियर सिविल लाइबिलिटी एक लॉ भी है अपने आप में, जो डेट्रीमेंट हाँ करता है बिल्कुल। प्राइवेट प्लेयर्स को आने में। तो मतलब सर उसमें रेगुलेशंस उसी इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि बस सेफ्टी मेजर्स इंश्योर कर पाए कंपनीज। यस सर, बिल्कुल यस सर। सर। तो द सेकंड आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द कजान सिटी ऑफ द रसिया। तो इसमें जो बेसिक टेक अवे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लेसेस इन न्यूज दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। तो इसमें जो है कि ये सिटी क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। तो इसमें पेट्रोकेमिकल और मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है रसिया का, और 2019 में इसको ब्रांडेड किया गया था कि इट इज द थर्ड कैपिटल ऑफ द रसिया, है ना। तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बाद के बाद इसको थर्ड माना गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो पीपल रहते हैं ना, इसमें जो डिवीजन है 50 और यू कैन से 42 और 48% का है, जिसमें रसिया एथनिक ग्रुप के जो लोग रहते हैं रसियन, और मुस्लिम कम्युनिटी भी रहते हैं जो, और इसमें जो रशियन रहते हैं वो स्लैविक एथनिक ग्रुप के होते हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे लोकेशन इसका इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज 900 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मॉस्को, एंड ये जो कॉन्फ्लुएंस जोन है रिवर वोल्गा और कजनका का, यहाँ पे ये सिटी है। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लोकेशन मेनी टाइम यूपीएससी आज क्वेश्चन ऑन दैट। उसके बाद से इसमें मुस्लिम और जो रशियन है टर्क्स, ये लोग साथ में रहते हैं, प्लस जो इसमें मुस्लिम टर्क्स हैं ये इथनिक ग्रुप है, और ये अपने लैंग्वेज और डिस्टिंक्ट कल्चर को फॉलो करते हैं। तो द आर्टिकल इज सेइंग कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पुतिन। तो पुतिन का जो यहाँ पे स्टेक है वो है कि ही ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इथनिक माइनॉरिटी इनटू द मेन स्ट्रीम, रिकॉन्सिलिंग डिफरेंसेस एंड चैंपियन द नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, बट हियर ही इज फेसिंग वन पर्टिकुलर चैलेंज दैट इज रिलेटेड टू सेपरेटिस्ट डिमांड ऑफ दोज एरिया। तो ये चैलेंज है जिसको इनकॉर्पोरेट करके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं प्रेसिडेंट पुतिन, और नेशनलिस्ट कल्चर को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे कुल्फ शरीफ मॉस्को की बात करी जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत बड़ा ये यूवे, आप यू कैन से कि अमंग द यूरोप का लार्जेस्ट मॉस्क्यू है, और इसमें जो डिस्टिंक्ट माना जाता है व्हाइट टाइल्स का यूज और टर्क्विस डोम एंड मिनरेट्स का जो इसमें यूज किया गया है, तो इसको भी जानना चाहिए इसमें। और इसमें इसमें सर एक वोल्गा है, रिवर मेंशन है, ये इसके बारे में सर कुछ बताइए। सो वोल्गा रिवर क्या है कि ये यूरोप का सबसे बड़ी रिवर है ना, और ये जो ड्रेन होती है कैस्पियन सी में होती है। तो यू कैन से कि और इसका सिग्निफिकेंस कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिवीजन ओवरऑल, इसका इकोनॉमिक और सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप की बात करें तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं इस पे क्वेश्चन भी दिखाना चाहूंगा इसमें, जैसे कि प्लेसेस इन न्यूज में 2022 में दो क्वेश्चंस आए थे। एवरी ईयर दे आस्क वन और टू क्वेश्चन फ्रॉम प्लेसेस इन न्यूज, तो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर एंड इसमें दिस आई इज ऑल थिंक फ्रॉम माय ये साइड। रिवर के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। हाँ मुझे ईयर याद हाँ। नहीं आ रहा, बट उसमें क्वेश्चन आया कि डायरेक्टली वोल्गा रिवर के ऊपर या फिर किसी और के यूरोपियन रिवर के 19 में ऊपर। आया था शायद। इट कैन यस बी सर, लाइक 19। हाँ, वोल्गा कहाँ रिवर पर ट्रेन करती है वो, ड्रेन्स कैस्पियन इनटू सी या ब्लैक लाइक सी में? कैस्पियन सी, या यस यस सर। यस। ब्लैक सी, उसकी जगह ब्लैक सी दिया जा सकता है ना। यस सर। यस। यस। इस टाइप। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे सेशन। थैंक यू।